देन क्या है 1919 का टाइम पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। थोड़ी इसमें एक आपको डेडलाइन मेंशन कर रहा हूँ जहां से हम समझेंगे कि किन परिस्थितियों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग या बिगिनिंग होती है। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन का इशू क्या था, सबसे पहले उसको हम समझते हैं। एक हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन, फिर इंडियंस के लिए टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन। अभी क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या था, एक तो रॉलेट एक्ट आया, कब आया 1990 में, और इसके साथ ही क्या हुआ, जलियांवाला बाग मास्केयर। ये हम लोगों के लिए इंडियंस के लिए एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन था। टेंशन क्या था, एक्ट ऑफ 1919। एक्ट ऑफ 1919 में क्या डायनार्की सिस्टम था, प्रांत में द्वैत शासन, जिससे क्या हुआ कुछ रिजर्व, जैसे कि रिजर्व और प्रोटेक्टेड, यानी कि स्टेट के इशू अलग थे और रिजर्व जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगे वो अलग थे। अलग अलग काम उन्होंने डिवाइड कर लिए, और स्पेशल जो जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन वगैरह या ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो किसने ली, ब्रिटेन वालों ने। और जैसे कि स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, ये काम किसको सौंप दिए गए, इंडियंस को। और इसके साथ में फिर एक इशू और क्या हुआ, वो हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस का। इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, इसके साथ साथ क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इसकी वजह से भी इंडियंस परेशान थे। और फिर शोरों वाली बात आए, दुख की सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि नेग्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या इंडियंस की डिमांड्स को हमेशा नेग्लेक्ट किया, और जो फायर के रूप में पनपा वो था खिलाफत इशू। इन इशूज की इन कंडीशंस में किस तरीके से इंडियंस सामना करते हैं उस बात को समझते हैं। ये इशू है, जैसे कि जलियांवाला मास्केयर क्या होता है और रॉलेट एक्ट, इनको हम समझते हैं। रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 के अकॉर्डिंग ये था कि इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, यानी पनिशमेंट मिलेगी किसके आधार पर, सस्पेक्शन के आधार पर, यानी सस्पेक्ट। अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति कोई जुर्म करने वाला है, कोई ऐसी एक्टिविटी करने वाला है जिससे गवर्नमेंट को लॉस होता है, तो उस व्यक्ति को क्या है, पहले से ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक इसमें था रॉलेट एक्ट में 1990 में। फिर एक ये तो इशू था ही, इसके बाद में ये भी था रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टी ब्रिटेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकती है, और सेंसरशिप लगा दी थी प्रेस पर यानी मीडिया पर। तो ये इशू था। अब आते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, एक्चुअली पंजाब में एक सिटी है अमृतसर पंजाब, वहां पर गोल्डन टेम्पल है, वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी, गैदर हुई थी, कब, 13 अप्रैल 1919 को। तो उस टाइम पीरियड में जलियांवाला बाग में जहां वो जगह है वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी, और एक फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कर रहे थे, बैसाखी का फेस्टिवल। तभी क्या होता है, उस टाइम पर अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था जनरल डायर, आर्मी ऑफिसर। उन्होंने क्या है, भीड़ पर फायर करने का ऑर्डर दे दिया, शूट द फायर टू द पीपल। ऐसे क्या होता है, लोगों पर डायरेक्ट अंधाधुंध गोलियां चलाई, और लगभग वहां पर जैसे उनकी डाटा के अकॉर्डिंग 300 या 400 के समथिंग लोग किल हो गए थे। हालांकि वो ज्यादा भी हुई थी, लेकिन उसमें जो डाटा जो उन्होंने बताया था 400 के समथिंग उन्होंने बताया था। अब इस टाइम पर क्या हुआ था, एक्चुअली सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों को क्या है, गिरफ्तार भी कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। इसकी वजह से लोगों को रॉन्ग मतलब राइट इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई। अब बात तो ये कि लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वहां पर पुलिस कार्रवाई हुई और लोगों पर भीड़ पर गोली चला दी गई, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर थे इंडियन के, उन्होंने सोचा कि ये लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपन उसका फायदा उठाएं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि कैसे आगे मूवमेंट को स्टार्ट करना है। तो इसकी वजह से वो फिर आगे चल के अंग्रेजों ने गोलियां वगैरह चलाई और ये जलियांवाला बाग मास्केयर में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों का दोनों इंडिया के लिए फ्रस्ट्रेशन का इशू था, बहुत दुख भरी बात। और टेंशन क्या था, एक्ट ऑफ 1919। एक्चुअली इसमें डायआरकी सिस्टम आ गया था। फ्रेंड्स, डायआरकी सिस्टम क्या है, द्वैत शासन।
कि भैया स्टेट के यानी सेंट्रल के इश्यूज अलग होंगे और स्टेट के इश्यूज अलग होंगे, यानी अपने अपने कार्य को डिवाइड किया गया। ये भी एक बड़ा इशू था। और इसी में एक और था पोजीशन क्या था, सेपरेट इलेक्ट्रोड, कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी लोगों के लिए क्या है, इलेक्शन को सेपरेट किया गया इलेक्ट्रोड को, एक ये भी बहुत बड़ा इशू था। फिर आते हैं हम इकोनॉमिक क्राइसिस पर। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 की जैसे एंडेड होता है तो ब्रिटेन भी कंगाल हो जाता है, उस टाइम उनको भी टैक्सेशन चाहिए। उन्होंने क्या टैक्सेशन बढ़ाया और इकोनॉमिक क्राइसिस हुई और इन्फ्लेशन हुआ। ये भी इंडियंस के लिए बहुत दुख भरा रहा, क्योंकि लोग सफर कर रहे थे, परेशान थे बहुत ज्यादा। उस टाइम पीरियड में टैक्सेशन बढ़ा देना उनके लिए बहुत इशू की बात थी। और फिर सोरो क्या था, दुख की बात सबसे ज्यादा वो थी नेग्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इंडियंस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था या उनकी डिमांड को ज्यादा सुना ही नहीं था, क्योंकि उनको वही करना था जो उनके अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि उन्हें प्रॉफिट किस वेरी कंडीशन प्रॉफिट उनको अर्न करना है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्पस ही क्या था, यहाँ पर रूल करना। और यही फिर ब्रिटेन ने पॉलिसी को अपनाया। फायर वाला इशू क्या होता है, 1919 में मार्च का महीना रहता है, ड्यूरिंग द मार्च समर सीजन दो अली ब्रदर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों के दोनों क्या है, महात्मा गांधी से अहमदाबाद में मिलने जाते हैं। और महात्मा गांधी जी से एक्चुअली इशू क्या हुआ था, टर्की जो स्टेट है यूरोप में, तो वहां पर क्या है लड़ाई चल रही थी। और उस लड़ाई में क्या है, जो कैलिफ होता है यानी स्पिरिचुअल हेड इस्लाम का, वो क्या है पिट गए थे या फिर उनको हरा दिया था किसने, यूरोपियन कुछ स्टेट्स ने मिल गए। तो इससे क्या है, इंडियंस के जो मुस्लिम थे वो बहुत दुखी हुए, रिग्रेट फील किया। क्यों, क्योंकि जिस कैलिफ को यानी खलीफा को अंग्रेजों ने यानी टर्की के खलीफा को पीटा था या हराया था, वो कौन थे, ब्रिटेन वाले थे। और ब्रिटेन की कॉलोनी कौन थी, इंडिया, यानी ब्रिटेन हम पर रूल कर रहे थे, यानी हम उनके उपनिवेश थे। तो उस टाइम पीरियड में ब्रिटेन के लोगों के अगेंस्ट इंडियंस मुस्लिम कम्युनिटी ने सांत्वना देने के लिए टर्की के कैलिफ को महात्मा गांधी के साथ मीटिंग की और कहा कि महात्मा गांधी से कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, किसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो खिलाफत इशू भी था और खिलाफत इशू के साथ ही मुस्लिम लोग भी इस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मास्कर एक्ट ऑफ 1990 और फिर इकोनॉमिक क्राइसिस और गवर्नमेंट के द्वारा डिमांड को नहीं सुनना, ये सब किसमें कन्वर्टेड हो गए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब इस कंडीशन में हम समझते हैं फिर आगे क्या होता है। नाइनटीन 1920 में बिगनिंग हो जाती है किसकी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। अब बिगनिंग क्यों हुई, कंडीशंस मैंने बता दी है, रॉलेट एक्ट ऑफ 1990, जलियांवाला बाग मास्कर, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन एंड नेग्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड खिलाफत। इतने सारे फैक्टर्स हुए जिसके बाद ये धीरे धीरे किस में कन्वर्टेड हो गया, रॉलेट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। एक्चुअली महात्मा गांधी ने क्या है, इस पे पूरी बिल्ड दिया, एक रिपोर्ट दी ब्रिटेन गवर्नमेंट को और कहा कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम सम इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इश्यूज, बट गवर्नमेंट, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो महात्मा गांधी बोले ठीक है, फिर अपना अपना काम तो करते ही हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बिगिनिंग होती है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, मिडिल क्लास, इट मींस लिटरेट पर्सन्स लाइक टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट्स, लॉयर वगैरह, और इसी के साथ साथ पीजेंट्स यानी किसान लोग, ठीक। और कौन थे सर, ट्राइबल पीपल, कहाँ के, जैसे कि आंध्र प्रदेश में ट्राइबल पीपल, यानी कि ट्राइबल के फकीर कौन थे, अलूरी सीताराम राजू। और इसके साथ ही टी प्लांटेशन यानी कि प्लांटेशन वर्कर्स, ये कहाँ के थे, आसाम के। इन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ट्राइबल पीपल ने भी पार्टिसिपेट किया। मिडिल क्लास में कौन थे, डॉक्टर, टीचर और लॉयर, इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ कौन थे, फार्मर। और ह्यूज अमाउंट में लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। जैसे कि 1905 में जो मूवमेंट हुआ था उसमें इतना अमाउंट में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया जितना कि यहाँ पर इन लोगों ने किया। उसके बाद में इसी के इन कारण के कारण
रीजन्स के बाद क्या होता है 1922 में। अब एक्चुअली स्लो डाउन होने की प्रोसेस क्या थी वो थोड़ा समझते हैं। और इस मूवमेंट में क्या पहली बार हिंदू मुस्लिम एक साथ फिर से आए थे और इसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने विरोध ब्रिटेन का किया। अब इसके स्लो डाउन के रीजन क्या थे, बहुत सिंपल 3 रीजन दे रहा हूँ। एक था खादी वाला इशू, खादी का कपड़ा काफी महंगा था तो बाइकआउट करना बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि इंडियंस वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस से सफर कर रहे हैं। और प्रॉब्लम एक और क्या थी एजुकेशन वाली। एक्चुअली डॉक्टर टीचर लॉ स्टूडेंट्स अगर पूरे के पूरे प्रोटेस्ट या धरने पर बैठ जाएंगे तो आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की बात चली थी उसकी प्रोसेस में और इशू होगा, तो ये भी एक इशू रहा। और क्या था वॉयलेंस, क्योंकि काफी जगह पर क्या है मूवमेंट धीरे धीरे वॉयलेंस में कन्वर्ट हो गया और गांधी जी ने क्या बोला था नॉन वॉयलेंस, लेकिन एक इसमें कन्वर्ट हो गया था वॉयलेंस में। तो गांधी जी भी इस बात का वेट कर रहे थे कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फॉलो करना है, वो परफेक्ट मूवमेंट ढूंढना फाइंड आउट करना चाह रहे थे और मौका मिल गया कब 5 फरवरी 1922। इंसिडेंट थी उत्तर प्रदेश के कहां पर चौरी चौरा पुलिस स्टेशन की, जहां पर ये इंसिडेंट हुई। और यहाँ पर क्या होता है 22 जो पुलिस वाले थे उनको क्या है लोग जिंदा जलाया, जो मॉब होती है वो जिंदा जला देती है। तो महात्मा गांधी जी बोले इट इज वेरी बैड एंड आई डोंट बिलीव इन फेथ इन वायलेंस सो आई कॉल अप द मूवमेंट। और महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया क्योंकि गांधी जी समझ गए थे कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे वायलेंस में कन्वर्ट हो रहा है और ब्रिटेन वाले भी आगे चल के जब अपनी पाएंगे तो थोड़ा सा इंडियंस को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब अपन प्रोटेस्ट करेंगे तो वो भी इसका विरोध करेंगे। गांधी जी इस बात को समझ गए थे कि इस तरीके से सक्सेस मिल पाना मुश्किल है। अब लोगों ने सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि गांधी जी तो जोर जोर से बोल रहे थे कि हमें 1 साल में स्वराज्य चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंट चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था, फ्रीडम मिल नहीं पाई थी। लेकिन उन्होंने इससे ये हुआ कि बहुत ज्यादा जो मासेस थी यानी जनता थी उसको अपने पक्ष में फेवर में कर लिया। यहाँ से एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के बनी और एक अब तक 1920। इन मूवमेंट्स में डिफरेंस ये था कि जो बिजनेसमैन के क्लास थे उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं किया, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में किया। ऐसा क्यों था? और यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में नहीं किया। एक्चुअली बिजनेस क्लास को कोई इससे मतलब नहीं था कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं या नहीं इतना, क्योंकि उनका क्या था जो ट्रेडिंग का काम था वो चल रहा था। लेकिन जब हम जानते हैं 1929 दिस वाज द डेट इन द वेरी इंपॉर्टेंट डेट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, द टाइम पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन या ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस, जहां पर वर्ल्ड की लगभग सब पावर क्या है अमेरिका यूरोप ब्रिटेन सब इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रही थी। उसी टाइम पीरियड में क्या है इंडियंस के जो ट्रेडर्स थे उन पर भी क्या बिजनेसमैन लोगों पर टैक्सेशन बढ़ा दिया और ह्यूज अमाउंट में टैक्सेशन लगाया, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बिजनेस क्लास ने सपोर्ट नहीं किया, बट सिविल डिसोबीडियंस को यानी कि समन्वय विज्ञान आंदोलन को बिजनेस क्लास ने सपोर्ट किया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि टैक्सेशन को जैसे इंडियंस कम सपोर्ट करेंगे वो भी इनडायरेक्टली, जिससे क्या होगा कि वो प्रॉफिट अर्न अपना कर सके। ये तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टोरी थी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टोरी थी।